कलकत्ता हाईकोर्ट में जबरदस्त हंगामा हुआ और इस हंगामे की वजह से सुनवाई टल गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं। एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट। ईडी सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया। उनके मुताबिक छापेमारी के बीच जब ममता बनर्जी वहां पहुंची तो सीएम ने खुद प्रतीक जैन का फोन ले लिया। सूत्रों का कहना है कि डीजीपी भी वहां मौजूद थे और उन्होंने वहां मौजूद ईडी अधिकारियों, जिनकी तादाद 3 थी, उनसे कहा कि पंचनामे में कुछ भी रिकॉर्ड ना करें और कोई रिकवरी ना दिखाएं, नहीं तो वो ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पर। भाई अपनी केयर को दियो। ये मत करो। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेलर देखकर आपको बहुत कुछ आइडिया हुआ होगा। दोस्तों, सिर्फ 2 दिनों के भीतर, 2 दिन भी पूरे नहीं हुए, एक दिन कहिए, इतना कुछ हो चुका है, इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक कई मामलों में फंसती चली जा रही हैं। पहले ईडी के जाल में फंस गई हैं, इस बात को ध्यान रखिए। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूं। ईडी के मामले में वो उलझती ही चली जा रही हैं। कहते हैं ना कि एक झूठ को बचाने के लिए इंसान कई झूठ बोल देता है, फिर लगता है कि बोल ही दिया तो बोलते चले जाओ। ये वही मामला है दोस्तों। एक गैर कानूनी काम करने के बाद लगातार वो कई गैर कानूनी काम कर रही, और आज तो मामला और बहुत ज्यादा विकट हो गया दोस्तों, जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। आप जानते हैं क्या हुआ? इतनी भीड़ जमा हो गई कोलकाता हाईकोर्ट के भीतर बेंच में, गुस्से से जस्टिस को उठ करके जाना पड़ा। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। आज ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट में बुरी तरह फंस गई हैं। अब तो एक ही सवाल है, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? आज यही सबसे बड़ा सवाल है। आज मैं डिकोड करूंगा दोस्तों, इन सवालों के जवाब दूंगा। मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। कमेंट करने से हमारी ताकत बढ़ती है। पहला कमेंट दोस्तों, जय सिया राम। लाइक कीजिएगा वीडियो को ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिएगा दोस्तों। आज हमने एचपी मेलोडी पर एक मंत्र अपलोड किया है दोस्तों, मेरी ही आवाज में है, कमेंट में पिन कर दिया है। और साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप जरूर अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मुझे जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए। और क्या, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी के मामले की सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के लिए जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच में यह मामला गया। दोनों तरफ के पक्ष भी मौजूद थे। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? जस्टिस शुभ्रा घोष कोर्ट रूम से बाहर निकल गई। इतना हंगामा हुआ दोस्तों, इतना हंगामा दोनों तरफ से। अब यह हंगामा क्यों हुआ? इतनी भीड़ घुस गई। किसी ने यह भी कहा यह तो माहौल ही सुरक्षित नहीं रह गया, कुछ भी हो सकता था, इतनी भीड़ है। जस्टिस शुभ्रा घोष बाहर निकल गई और मामले की सुनवाई 14 जनवरी के लिए टाल दिया गया। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना,
ईडी ने इसे छोड़ा नहीं है कि 14 तारीख तक के लिए। जो मुझे खबर मिल रही है दोस्तों, ईडी इस मामले को फिर से कोर्ट में लेकर जाएगी कि सुनवाई होना है। लेकिन एक बात तो तय हो गया दोस्तों कि एक गलती के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने दूसरी गलती कर दी। कोलकाता हाईकोर्ट के जितने भी जस्टिस हैं वो इस बात को देख रहे होंगे कि ईडी छापेमारी के लिए आती है, खुद मुख्यमंत्री खलल डालती है, सबूतों को छीन कर ले जाती है। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो इतनी भीड़ जमा हो जाती है। मैं आज तक का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, देख लीजिए। थोड़ी देर पहले ही कोर्ट रूम में जब हियरिंग शुरू होने वाला था तब कोर्ट के रूम के अंदर इतनी भीड़ हो गई थी कि जस्टिस शुभ्रा घोष वो अपने चेयर छोड़कर वो कोर्ट रूम से बाहर निकल गई। इस समय काफी उत्तेजना देखने को मिल रहा है कोर्ट रूम के अंदर, लेकिन फिलहाल अभी भी ये जो हियरिंग प्रोसेस है पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया। हियरिंग सुनने के लिए कोर्ट रूम के अंदर इतना भीड़ है कि वहाँ सवाल जवाब करने लायक स्थिति नहीं है, जिस वजह से इस समय शुभ्रा घोष जस्टिस शुभ्रा घोष वो कोर्ट रूम से बाहर निकल गई। देख रहे हैं ना, ये तो तमिलनाडु की स्टालिन सरकार से भी आगे निकल गए लोग। भाई वहां सुनवाई हुई, फैसला हुआ। ये नहीं कि सुनवाई ही ना हो सके। ये कोलकाता हाईकोर्ट में हुआ है दोस्तों। संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं खुलेआम। पश्चिम बंगाल की आम जनता देख रही है। ये कहां होता है कि ईडी जांच ना कर सके, हाईकोर्ट सुनवाई ना कर सके? ये कहां होता है? ये अफगानिस्तान में होता है जहां तालिबानी शासन, ये बांग्लादेश में होता है जहां असंवैधानिक काम होते हैं। ये वो परिस्थिति है। लेकिन मामला अब रुकने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब तो ये हाथ से आगे निकल गया, हाथ से निकल चुका, तीर कमान से निकल चुका है। अब हर जगह ये सवाल मीडिया में छपी हुई है, क्या ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी? क्यों होंगी? क्योंकि ईडी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी को पार्टी बनाया है दोस्तों। इस बात को याद रखिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप विधायक हो, सांसद हो, आपको विधानसभा के अंदर तो छूट हो सकती है, लोकसभा के अंदर, संसद के भीतर, लेकिन संसद के बाहर आपको गैर कानूनी काम नहीं कर सकते कि छीन कर भाग जाएं। ईडी ने दोस्तों पीएमएलए की धारा 67 का हवाला देने का फैसला किया है। जो बात पता चल रही है, ईडी साबित करेगी कि ममता बनर्जी जिन फाइलों को आईपैक के दफ्तर में घुसकर जबरन ले गई हैं, वो केस के लिए जरूरी है। इसके लिए ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है। ममता बनर्जी को कोई सिक्योरिटी इम्यूनिटी नहीं मिली है दोस्तों। ये जो इम्यूनिटी होती है ना, ये सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए होती है, प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं होती। प्रधानमंत्री भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। ये जो छूट है ना, ये सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए होती है। और हाई कोर्ट में दोस्तों ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो याचिका डाली है, उसमें बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकारी काम और ईडी की जांच में बाधा डालने, मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े सबूत मिटाने का ईडी ने पुलिस पर भी अधिकार के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। ईडी ने अपनी याचिका में क्या कहा है, मैं पढ़ता हूं कोट अनकोट में दोस्तों। बंगाल पुलिस सीएम ममता बनर्जी के साथ मिलकर कानून की खुलेआम अवहेलना कर रही है। ईडी के अनुसार आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कोलकाता में जो उनका दफ्तर है, वहां शांतिपूर्ण और पेशेवर तरीके से तलाशी चल रही थी। तभी ममता बनर्जी वरिष्ठ राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पहुंची, वहां जबरदस्ती घुसी, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित अहम सबूत मिटा दिए, हटा दिए। इसके बाद आईपैक ऑफिस गई और इसी तरह से सामान हटाया गया। और ईडी ने साफ कहा है कि डिजिटल डिवाइस, दस्तावेजों की जबरन चोरी, अवैध रूप से हटाया गया, तलाशी में दखल देना, ईडी अधिकारियों को गलत तरीके से रोकना अपने आप में अवैध और असंवैधानिक है। अब आप सोचिए, यह ममता बनर्जी की सरकार ने किया है, पूरी सरकार लग गई। मैं आपको ईडी का वो दस्तावेज दिखाता हूं दोस्तों, जो प्रेस नोट जारी किया। आप देखिए क्या लिखा है, एक हिस्सा पढ़ता हूं। ईडी मुख्यालय इकाई अनूप मजी के नेतृत्व वाले कोयला तस्करी गिरोह से जुड़े मामले में पीएमएलए के तहत 10 परिसरों, इसमें पश्चिम बंगाल में 6, दिल्ली में 4,
तलाशी अभियान चला रही है। यह गिरोह पश्चिम बंगाल के ईसीएल लीज होल्ड क्षेत्रों से कोयला चोरी और अवैध रूप से खनन करता था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पुलिसकर्मियों और पश्चिम बंगाल प्रशासन के अधिकारियों के आने तक तलाशी अभियान शांतिपूर्ण ढंग से चला। मुख्यमंत्री ने जबरन 2 परिसरों से भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए। यह स्पष्ट किया जाता है कि तलाशी साक्ष्य आधारित है और किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान को लक्षित नहीं करती है। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई है। तलाशी किसी भी चुनाव से संबंधित नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। तलाशी स्थापित कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुसार सख्ती से की जा रही है। रोक नहीं पाएंगी ममता बनर्जी। यह संविधान का अधिकार है और ईडी तो अब और आगे जा रही है। हो सकता है कुछ कम मिलता। ईडी जो जांच कर रही है, जो उसका दायरा है, अरे उस सब पहले होता होगा सीबीआई। ये तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में ताकत है ईडी की कि गलत करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचार इस देश की जड़ों में गहरा रोग है जिसको दूर करने के लिए किया गया। और ईडी ने दावा किया है दोस्तों कि बंगाल में कोयले की कथित चोरी से प्राप्त हवाला राशि के लगभग 20 करोड़ रुपए आईपैक तक पहुंचे हैं। बताइए, ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम करने वाला फर्म, कोयला घोटाले से जुड़ा मामला, 20 करोड़ रुपए। यह संगठन 2021 से टीएमसी और राज्य सरकार को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसमें कहा गया है कि जांच के दौरान मिले ठोस सबूतों से पता चलता है कि हवाला चैनलों के माध्यम से आईपैक को कम से कम 20 करोड़ रुपए की आपराधिक आय हस्तांतरित की गई है। ये जो बात उठी है ना दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कैसे वहां के अधिकारी फाइलों को लेकर भाग रहे हैं। आप जरा देखिए, ईडी को कुछ नहीं करना है, सुनवाई होनी है जो हो नहीं पाई। और ये वीडियो दिखाना है, वो वीडियो जो सबसे बड़ा सबूत है। मैं आपको दिखा देता हूं। বেশি ফাইল আপনি কে যদিও কিছু ফাইল নেই মুহূর্তে বেরিয়ে যাচ্ছে, তিনি নিজের পরিচয় যদিও দিচ্ছেন না। একটি গাড়িতে বেশ কিছু ফাইল তোলা হচ্ছে, কাগজ তোলা হচ্ছে এবং কোন রকমে নিরাপত্তা রক্ষীরা ছাড়া সেখানে কিন্তু देख रहे हैं। हालांकि कमाल की बात क्या है दोस्त, सब कुछ कैमरे पर ऑन एयर दिख रहा है। कोई दूरा छिपी नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा ईडी के खिलाफ टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बोला ये गैर कानूनी है, सारा दस्तावेज दीजिए। दोस्तों, कल मैंने दिखाया था कि जो गाड़ियों में राज भी जो ये फाइल लेकर भाग रहे थे ना, उसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा है। ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप फाइटर हैं, मुझे पता है, लेकिन फाइटर का होने का मतलब यह है क्या आपको जो मन में आए वो कानून चलाएं? क्या बंगाल में संविधान का कानून चलता है या टीएमसी का कानून चलता है? क्या बंगाल में हाई कोर्ट काम नहीं कर सकता? क्या बंगाल में ईडी अपनी कार्रवाई नहीं कर सकती? क्या केंद्र सरकार का यह फर्ज नहीं है कि इसे सुनिश्चित करे? नहीं तो सारी फंडिंग पश्चिम बंगाल की सरकार को रोक दे। अगर आप भारत के संविधान को नहीं मानते तो आपको एक भी फंडिंग नहीं मिलेगी। आप आज के आज यह फैसला कीजिए। आप 356 नहीं लगा सकते तो आप रोक दीजिए सारी फंडिंग। देखिए, अपने आप ये टीएमसी की सरकार हाई कोर्ट भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, बोलेगी आज ही सुनिए हमारे सारे पैसे ही बंद हो गए, सारे अकाउंट सीज कर लीजिए। हो क्या रहा है? टीएमसी ने अपने कई सांसदों को दिल्ली भेज दिया। जाइए, अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि टीएमसी के जो सांसद गए ना, डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, इनका तो कहिए मत, बापी हल्दर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, शर्मिला सरकार, पुलिस वालों ने एक एक को पकड़ करके सही तरीके से गाड़ी में ठूंस दिया। आपको विजुअल मैंने अभी ट्रेलर में दिखाया है दोस्तों। और भरने के बाद इनको लेके गए थाने, हिरासत में लिया और फिर उनको छोड़ा।
यह साफ साफ कहा कि आपको प्रदर्शन की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यह भी देखा दोस्तों, ममता बनर्जी, आज ही ममता बनर्जी अब ये पूरा प्रदर्शन के मूड में आ गई है कि भाई एक कार्यकर्ता वाली शैली कि हम तो फाइटर हैं। अरे 15 साल से आप फाइट ही कर रही हैं क्या? क्यों बंगाल भारत में सबसे पिछड़े राज्यों में इसकी गिनती होती है? क्यों बंगाल के लाखों लोगों को देश के दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ता है अगर आपने इतनी ही डेवलपमेंट की है? कोई जवाब नहीं है, सिर्फ लड़ना, सिर्फ झगड़ना, सिर्फ भय, यही हो रहा है दोस्तों। मैं आपको रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, आप सुनिए। वो खुद कह रहे हैं, मैंने वीडियो आपको दिखाया, इसका मतलब है सरकार को भी पता है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर भारत के इतिहास में दोस्तों आज तक नहीं हुआ, किसी केंद्रीय मंत्री की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसी दौरान वो घुस जाती हैं पुलिस वालों को लेकर के, दस्तावेज छीन लेती हैं और बाहर निकल जाती है। ऐसा आज तक नहीं हुआ दोस्तों, कभी भी नहीं हुआ। मैं आपको वो हिस्सा दिखाना चाहता हूं जो रविशंकर प्रसाद खुद कह रहे हैं, सुन लीजिए। में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहाँ है, गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली जाती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। द इंटायर एक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट ओनली unethical, irresponsible, unconstitutional, but she has put the entire democratic process and governance to shame. अब देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इनको सब पता है, तालियां बजाइए। अगर आपको सब पता है तो आपका कोई रोल है या नहीं है, या फिर यह भी एक अलग मास्टर स्ट्रोक है, यह भी समझना पड़ेगा। भाई आप ये देखिए दोस्तों कि अगर ईडी के अधिकारी अपना काम नहीं कर सकते, अगर कलकत्ता हाईकोर्ट की जज सुनवाई नहीं कर सकती, तो फिर आम लोगों की क्या हालत होगी? सोचिए, 15 साल में गंगा में पानी बहुत बह चुका है, इसीलिए यह मुद्दा उठ रहा है। क्या आपके पास धारा 356 लगाने का अब भी आधार नहीं बचा है क्या? आप क्या अब भी इस सरकार को बर्खास्त करके टीएमसी के लोगों को, पूरे बंगाल को यह संदेश नहीं दे सकते कि कानून का राज है, कानून कोई नहीं तोड़ सकता? लेकिन एक सवाल उठता है दोस्तों कि अगर आर्टिकल 356 लगा दे तो यही तो ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि पूरा सिंपैथी गेन कर ले। भाई राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं, इस बात को याद रखिए। जिन लोगों को लेफ्ट का शासन पता हो ना, इतना आसान नहीं है दोस्तों। ममता बनर्जी फाइटर रही हैं, अपनी जान को दांव पे लगाते हुए लेफ्ट को हराया है। ये जानती है एक एक चीज, ये जान रही है कि लगा दो आर्टिकल 356, फिर देखो मैं क्या करती हूं। मेरे जितना तो आंदोलन अब भी नहीं कर पाओगे कोई। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि ईडी की जाल में फंस गई। ये पहली मुख्यमंत्री जो साफ साफ दिख रही हैं, ईडी की छापेमारी चल रही है, ये पुलिस वालों को लेकर घुसती हैं और सारे दस्तावेज छीन के भाग जाती हैं। नहीं भी हो उस दस्तावेज में कुछ भी, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो वो छुपाना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके नाम लिखे हो, कितना पहुंचा है रोकड़ा, ये भी तो हो सकता है, सारी जानकारी तो होगी। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि ये लड़ाई और आगे बढ़ रही है, ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। बस अगले 2-3 महीने तो आपको पश्चिम बंगाल में इतनी सारी खबरें मिलेंगी कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। मेरा निवेदन है दोस्तों
कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, एचबी मेलोडी पर एक नया मंत्र अपलोड किया है, उसे देखिए। बाकी पुस्तक को लेकर अगर जरा सी भी कोई दिक्कत हो रही है मुझे बताइएगा। सभी नंबर स्क्रीन पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।